हेलो साथियों, नमस्कार। मैं रोहित, एग्जाम स्पॉट 95 पे आप सभी लोगों का स्वागत है। दोस्तों, ये क्लास आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। अगर आप आरआरबी ग्रुप डी 2025 में ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो आज 22 अगस्त 2022 सेकेंड शिफ्ट के पेपर्स का प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन होगा। और मैं माफ़ी चाहूँगा कि कल की क्लास में नहीं अटेंड कर पाया क्योंकि तबीयत जो थोड़ी ख़राब थी, और जैसे कि वॉइस से आप लोगों को पता चल रहा होगा। चलिए, तो ये कुछ प्रश्न हैं जिनको हम देख लेते हैं कौन कैसे प्रश्न आते हैं। और ये 22 अगस्त 2022 की सेकेंड शिफ्ट के प्रश्न हैं। तो कुछ इस प्रकार के प्रश्न रहने वाले हैं, देख सकते हैं आप। अभी चलिए अब प्रश्नों को हल करेंगे बिना देरी किए हुए। दोस्तों, एक चीज़ बता दूं कि आप अगर ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं रेलवे में, तो प्रीवियस ईयर का बहुत ही महत्व है आप लोगों के जीवन के लिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर आपने अगर लगभग 98 शिफ्ट में पेपर हुए थे पिछली बार, अगर आप 98 पेपर्स सॉल्व कर लेते हैं, उनको अच्छे से पढ़ लेते हैं, तो मैं ये दावा करके कह सकता हूँ कि 30 नंबर की रीजनिंग में आप 28 क्वेश्चन तो बिल्कुल पक्के कर पाएंगे। 2-3 का तो मैं नहीं कह सकता। अगर आप 98 शिफ्ट की पूरी शिफ्ट की आप पेपर एनालिसिस कर लेते हैं तो आपको आगे ऐसे ही प्रश्न आएंगे। ऐसे प्रश्नों में आपको दिक्कत नहीं मिलेगी। चलिए ये देखिए, यदि शब्द, थोड़ा पेन का साइज सेलेक्ट कर लेता हूँ मैं पहले। प्रीवियस ईयर प्रश्नों का महत्व बस यही रहता है कि एक मेंटालिटी सेट हो जाती है कि किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे। ऐसे क्वेश्चन अगर आते हैं तो हम आसानी से कर पाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन देखिए, यदि शब्द इसके सभी स्वर अक्षरों को वर्णानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। ये कोई शब्द है, अगर इसको वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षर हैं जो अपरिवर्तित रहेंगे। तो सबसे पहले आएगा ए वर्णानुक्रम में, फिर आएगा आपका सी के बाद आएगा आपका ई के बाद आता है आई के बाद आएगा क्यू के बाद आएगा आर के बाद आएगा यू। तो देखिएगा यहाँ पे दो शब्द तो ये हो गए, इनकी स्थिति चेंज नहीं हुई, ए सी वहीं पे है। आगे देखिए, और एक ये आर है, आर की भी स्थिति चेंज नहीं हुई। तो 3 ऐसे शब्द हैं जिनकी स्थिति चेंज नहीं होगी। यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आगे का अक्षर बताना है। चलिए इनका हम अंतर देख लेते हैं पहले। यहाँ पे 1 का अंतर है, यहाँ पे 2 का अंतर है, अब यहाँ पे 4 का अंतर है, और आगे यहाँ 5, 3, 8 का। अब एक चीज़ यहाँ से देखिए, 1 में अगर 2 का गुणा कराया 2 आया, 2 में 2 का गुणा कराया 4 आया, 4 में 2 का गुणा कराया 8 आया, 8 में 2 का गुणा कराएंगे आएगा 16, और ये 16 इसमें जोड़ देंगे, 6 3 9, 4 1 5, 59 आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, 6 लड़के प्रतीक, कार्तिक, यश, हिम्मत, देव और निहित एक सीधी पंक्ति में बैठे हैं। सभी का मुख उत्तर दिशा की ओर है। प्रतीक कार्तिक के बाईं ओर दूसरे स्थान पर है। मान लीजिए ये कार्तिक है, ठीक, इसके बाईं ओर दूसरे स्थान पर प्रतीक है। देव पंक्ति के किसी सिरे पर बैठा है। मैं मान लेता हूं कि देव किसी पंक्ति में सिरे पर बैठा है। चलिए अभी कहीं पे भी रख लेते हैं, बाद में इसको सेट करेंगे। यश और हिम्मत के बीच में केवल प्रतीक बैठा है। अब ये देखिए, प्रतीक यहाँ है, यश और हिम्मत, हम यश को यहाँ रख लेते हैं और हिम्मत को यहाँ, ठीक। अब आगे देखिए, कार्तिक निहित के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जो कार्तिक है निहित की बाईं ओर, निहित यहाँ होगा। हिम्मत देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। अब देव की स्थिति भी क्लियर होगी, देव यहाँ होगा। देव एक पंक्ति के सिरे पर भी है और देव यहाँ से
हिम्मत देव के दाईं ओर तीसरे स्थान पर, तो देव का देश लिख गया, सॉरी, हाँ 1 2 3 हिम्मत तीसरे स्थान पर है। अब कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है? कार्तिक के बाईं ओर ठीक बगल में हिम्मत बैठा है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। सात सर्जन एक वर्गाकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। मान लेता हूं कि ये कोई वर्ग आकार की मेज है, ठीक। हाँ, उनमें से 4 मेज के कोनों पर बैठे थे, जबकि 3 मेज की भुजाओं के ठीक मध्य। यहाँ पे देखिए, ये तो 4 कोनों पर बैठेंगे और 3 जो बैठेंगे वो मेज के मध्य बैठेंगे। अब कहाँ पे? एक इधर मान लेते, एक इधर और एक इधर, एक को खाली छोड़ेंगे। मेज की एक भुजा के ठीक मध्य में कोई भी नहीं है, सही है, यहाँ पे कोई भी नहीं है। सी जो कि एक कोने पर बैठा था, बी और वाई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। मैं मान लेता हूँ सी यहाँ है। अब ये बी और वाई दोनों के ठीक बगल में बैठा है। जेड बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा है, तो जेड जो है वो बी और एक्स दोनों के ठीक बगल में बैठा है। ए एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था, ए जो है एक्स के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा था। डब्लू के दाईं ओर तीसरे स्थान पर कौन सा सर्जन बैठा है? अब बचा तो डब्लू यहाँ बैठा देते हैं, और डब्लू के दाईं ओर 1 2 3 ये बी बैठा है, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगर इसका संबंध इससे है, इसका संबंध इससे है, तो इसका संबंध किससे होगा? ठीक, अभी देखिए यहाँ मान लेते हैं इसका संबंध इससे है। देखिए ये 6 पे होता है, ये 1 पे, ये 19 और ये 20। अब ये होता है 10, ये होगा 4, ये 21 पे, ये भी 21 पे। 6 में 4 प्लस किया 10 आया। इसमें 3 प्लस किया तो डी 4 पे डी आया। ऐसे इसमें अब इसमें 2 प्लस करेंगे, इसमें आइए, इसमें +1 करेंगे। एक ये सीरीज बन गई, देखो पहले 4 फिर 3 फिर 2 फिर 1। यही अगर रूल इसमें फॉलो होता है तो वही रूल इसमें फॉलो होगा। देखिए S 19 पे होता है, W 23 पे, यहाँ पे 4 प्लस हुए हैं, ठीक। यहाँ पे L 12 पे, O 15 पे 3 प्लस हुए हैं, O 15 पे, Q 17 पे 2 प्लस हुए हैं, यहाँ W 23 पे, X 24 पे 1 प्लस हुआ है, वो रूल फॉलो हो रहा है। अब यहाँ देखिए 4 प्लस करेंगे J पे 4, 10 पे होता है 4, 14 पे आएगा N, ठीक। N आया तो ये दोनों गलत हो गए, क्योंकि यहाँ Q और X से शुरुआत है। ऐसे प्रश्नों को ऐसे ही जल्दी किया जाता है ऑप्शन के थ्रू। अब यहाँ पे U 21 पे है, इसको 3 प्लस करेंगे 24 पे आएगा X, ठीक है। यहीं 2 तक ही पता किया, और देखिए यहाँ पे X है, ये दोनों ऑप्शन पहले ही गलत थे, और यहाँ पे O आया, ये भी गलत हो गया, तो बचा यही सही आंसर होगा। एग्ज़ाम में समय बचाना बहुत ही कीमती होता है, क्योंकि आप ये समझते हैं जब तक समय नहीं बचाएंगे आपके प्रश्न छूट जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए। ये कथन है, गर्म करने पर कॉपर तांबा पाउडर की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काले रंग की परत चढ़ जाती है। अब ये देखिए जीके बेस्ड क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पे आपको साइंस का ही क्वेश्चन है। जब तक आप साइंस केमिस्ट्री की जानकारी नहीं करेंगे तब तक ऐसे प्रश्नों को हल करना मुश्किल है, क्योंकि हम कुछ अपने मन से सोच नहीं सकते। केमिस्ट्री का एक क्वेश्चन है। अगला कथन देखिए, यदि इस गर्म किए गए पदार्थ CuO के ऊपर से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो सतह पर मौजूद काली परत भूरी हो जाती है। यहाँ पे इसके दोनों कथन सत्य हैं, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। एक निश्चित कूट भाषा में इसको ये कहा जाता है, इसको ये कहा जाता, तो इसको क्या कहा जाएगा? चलिए इसको भी देखेंगे सॉल्व करके।
इसको अगर ये कहा जाता है और इसको ये कहा जाता है, तो इसको क्या कहा जाएगा? अभी देखिए एक चीज़, ये 16 पे, ये 20 पे, ये 5 पे, ये 10 और 1, ये 4, ये आया 5 पे, ये यहाँ पे 1, ये है 9, ये 5, 21 और ये 15। अब देखिए यहाँ पे अगर 1 माइनस करेंगे तो ओ आता है, प्लस का 1 करेंगे तो 20, 1, 21 आएगा। अब यहाँ पे 5 है, 5 है, यहाँ पे अगली सीरीज बनती, अगर 5 नहीं होता तो -1 करते 4 आता। लेकिन यहाँ पे 5 5 क्यों है? क्योंकि एक चीज़ देखिए, ये भी स्वर है और ये भी स्वर है, और आगे ऐसे करेंगे, यहाँ माइनस की सीरीज बनती तो यहाँ प्लस की बनेगी। माइनस बनी है तो यहाँ 1 माइनस हुआ है, ऐसे ही यहाँ पे सेम रख दिया, इसमें 1 प्लस हुआ है। ठीक है, यहाँ पे केवल व्यंजनों में ही प्लस माइनस हुआ है और जो स्वर है उनको एस्टेस वैसे ही लिख दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए, अब इसको इसमें 1 माइनस करेंगे तो आपका ये आता है, 1 प्लस करेंगे तो H के बाद I आएगा, फिर 1 माइनस करेंगे तो M आएगा। O को वैसा, O और I दोनों स्वर हैं, उनको वैसे ही लिख देंगे। ऐसे इसमें देखिए, इसमें 1 माइनस करेंगे 19 पे आएगा S, U को वैसे लिखेंगे, फिर इसमें 1 प्लस करेंगे, P के बाद आएगा Q, फिर A और I को वैसे ही लिख देंगे। ये देखिए आपका जो आंसर है SUQAI, SUQAI, ये आपका सही आंसर होगा। और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोई दो राय नहीं है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था ये। ऐसे प्रश्नों को आपको अच्छे से तैयार करना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब ये कूट का प्रश्न है। देखिए, यदि पहला तत्व एक संख्या है, पहला तत्व एक संख्या सही है और अंतिम तत्व एक प्रतीक है, अंतिम एक प्रतीक है सही है, तो इन दोनों के कूटों को परस्पर बदला जाना चाहिए। ठीक, पहला अगर संख्या और अंतिम एक प्रतीक है तो इनके मान आपस में बदल जाएंगे, ये फॉलो करता है। यदि पहला तत्व एक विषम संख्या है जबकि सम संख्या, ये फॉलो पहले ही नहीं कर रहा है। यदि दूसरे और तीसरे तत्व दोनों पूर्ण वर्ग है तो दूसरे और तीसरे यहाँ पे प्रतीक है, ना कि पूर्ण वर्ग, तो पहला वाले से ही इसका आंसर देंगे। अब पहले इनके अक्षर के मान रख लेते हैं। तो 6 पे M आएगा, इसके बाद इसका आएगा H, परसेंटेज का आता है V, 2 पे आएगा A, हैज पे आएगा आपका Y। अब एक चीज़ कही गई है कि यदि पहला तत्व एक संख्या है और अंतिम एक प्रतीक है तो इनके मान आपस में बदल जाएंगे। तो यहाँ पे Y करेंगे, यहाँ M करेंगे, बाकी सब वही रहेंगे। आपका सही आंसर होगा D। अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए, कथन, पिछले वर्ष X जिले में केवल 30% छात्राओं ने स्कूल के बाद स्नातक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराया, जबकि 95% छात्रों ने स्नातक पाठ्यक्रम में नामांकन कराया। अब कथन देखिए, तर्क, राज्य सरकार ने सरकारी कॉलेजों में स्नातक पाठ्यक्रमों में छात्राओं के लिए छात्रवृत्ति की संख्या में वृद्धि की।
लेकिन यहाँ पे ऐसे कोई कथन में छात्रवृत्ति की बात ही नहीं कर रहा है। अगला देखेंगे, कई छात्राएं स्नातक पाठ्यक्रमों के बजाय स्कूल के बाद व्यावसायिक पाठ्यक्रमों में नामांकन कराना पसंद करती हैं। ये हो सकता है सही। तो यहाँ पे आपका जो तर्क दूसरा है, कथन तर्क एक कथन का समर्थन नहीं करता है, सही है, जबकि तर्क सेकंड कथन का समर्थन करता है। यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, उपरोक्त श्रेणी में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या है? चलिए देख लेते हैं। ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनके पहले ठीक पहले एक सम संख्या और ठीक बाद एक विषम संख्या? सम 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 एक ये 0 है, देखिए इसके पहले एक सम संख्या और बाद में एक विषम संख्या, तो ये आपका 1 मिलेगा। इनको रख लेते हैं पहले। आगे देखिए, एक तो ये 6 मिलेगा आपका, आगे एक सम है पीछे एक विषम है, 867 हो गया ये। आगे देखिए ये सम है लेकिन विषम है, पीछे विषम नहीं है। अगर 2 यहाँ पे आइए, एक ये देखिए 8, इसके आगे एक सम संख्या है और यहाँ पीछे विषम संख्या है। एक तो ये आपको मिलेगा 683। और आगे देखिए एक ये 5 देखिए संख्या, इसके पहले सम है और बाद में विषम है, 653। तो टोटल में 4 ऐसी संख्याएं हैं जो मिल रही है। ये आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कथन है और ये निष्कर्ष है, इसके आधार पर आपको आंसर देना है। यहाँ निष्कर्ष है बी सी से बड़ा है, देख लेते हैं। इसको पहले हल करेंगे, कामा लगा हुआ है, इसको हल करने के लिए सी से बड़ा है डी, यहाँ पे भी इसको हल करना पड़ेगा, ठीक। अब बी बड़ा है डी से, तो बी बड़ा है डी से, ठीक है। अब यहाँ पे ई बड़ा या बराबर है बी से, ई जो है वो बड़ा या बराबर है ई से। अब देखिए इसको निष्कर्ष, बी बड़ा है सी से, बी बड़ा है डी से, तो सी से भी बड़ा होगा, पहला सही है। दूसरा देखेंगे, डी बड़ा है ई से, तो डी बड़ा या कहा नहीं जा सकता क्योंकि ये इसके बराबर है। बी बड़ा है डी से, तो डी बड़ा नहीं हो सकता है, ये गलत होगा। आपका पहला ही निष्कर्ष सही है, तो केवल निष्कर्ष एक सत्य है, आंसर चौथा आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये देखिए सीरीज का क्वेश्चन है। अब यहाँ पे हल करने के लिए सबसे पहले हम पीछे प्रश्न को पकड़ेंगे। देखिए यहाँ 13 है, यहाँ 17 है, यहाँ 22 है, 28 है, 35 है। 13 में 4 प्लस किए 17, 17 में 5 प्लस किए 22, 22 में 6 प्लस किए 28, 28 में 7 प्लस करेंगे तो 35, और 35 में 8 प्लस करेंगे वो आपका आएगा 43। अब यहाँ 43 पे केवल 2 ऑप्शन है, ठीक, ये 2 ऑप्शन गलत हो गए। अब देखिए यहाँ पे ई 5 पे 3 प्लस करेंगे, एच 8 पे, 3 से 12 पे गए, 8 से सॉरी ये 12, यहाँ 4 प्लस होगा, 3 4 हो गए। यहाँ देखिए 5 प्लस हो गए 12 5 17, और यहाँ 6 प्लस होगा 23, 17 6 23, और इसमें 7 प्लस करेंगे तो आपको 23 और 3 26, और 4 पे डी आएगा। डी दोनों जगह अवेलेबल है, ठीक है। अब आगे ऐसी संख्या देख लेते हैं। यहाँ एच 8 पे के 11 पे 3 प्लस हुआ, इस पे 11 4 15, 4 प्लस हुआ। यहाँ पे 15 में 5 प्लस करेंगे टी आएगा, टी में 6 प्लस करेंगे तो 20 6 26 आएगा, और 26 में 7 प्लस करेंगे 7 पे आता है जी। अब यहाँ पे एच है और ये जी है, तो ये वाला भी गलत, आपका सही आंसर सेकंड वाला होगा, यही आपका सही आंसर रहेगा DGS 43। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्नों को आपको ज़रूर सीखना चाहिए।
चलिए देखिए, 9 AM बजे एक्स से चलना शुरू, एक्स से ए 9 AM बजे एक्स से चलना शुरू करता है और उसी दिन 1 PM बजे वाई पर पहुंचता है। ए के समान मार्ग का अनुसरण करते हुए बी भी 9 AM बजे वाई से चलना शुरू करता है और उसी दिन 3 PM बजे पर पहुंचता है। देखिए कोई दूरी है, ठीक, ये एक्स पॉइंट है, ये वाई पॉइंट है। अब यहाँ से ए चलता है 9 AM पे, ठीक, और वाई से बी चलता है 9 AM पे। नौ AM पे ये भी चलता है। अब देखिए कहा है उसी दिन 1 PM पर वाई पर पहुंचता है। ए जब चलेगा तो ये 1 PM पे पहुंचेगा वाई पर यहाँ पे, और उसी दिन ये 3 PM पे पहुंचेगा। अब एक चीज़ बताइए, जब ए 9 बजे चलेगा और 1 बजे पहुंचेगा तो 9 3 12, एक 3 और 1 बजे पहुंचेगा तो 4, यानी 4 घंटा टोटल सफ़र किए ए ने। और बी वहीं पे 9 बजे चलता है और 3 बजे पहुंचता, 3 3 6 घंटे बी तय करेगा। अब हम टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं कि हमारी टोटल जो डिस्टेंस है वो 4 किलोमीटर है। हम दूरी 4 किलोमीटर मान लेते हैं, ठीक। अब अगर ए 4 घंटा लेता है और 4 किलोमीटर की दूरी है तो जो उसकी स्पीड आएगी वो 1 किलोमीटर पर आवर आएगी, बिल्कुल आएगी। वैसे ही बी देखिए, दूरी हमने मानी है 4 और वो समय लेता 6 घंटे, तो जो उसकी स्पीड आएगी वो 2/3 किलोमीटर पर आवर आएगी। देखिए इसको 2 से काटेंगे, 2 यहाँ 3, तो 2/3 पर आवर आ गई। अब आप जब एक नियम पढ़े होंगे, जब एक दूसरे की तरफ चलते हैं तो उनकी चालें आपस में जुड़ जाती हैं, ठीक। तो उनकी चाल, इधर आइए, चाल जोड़ने के लिए ये 1 किलोमीटर प्लस ये 2/3 की चाल है, तो ये होगा 3 एकम 3 2 5/3 स्पीड की चाल आएगी। अब टोटल दूरी हमने मानी है 4 किलोमीटर, तो जब हम 5/3 का इसमें भाग लगाएंगे तो 3 चला जाएगा ऊपर, क्योंकि टोटल दूरी ये 4 और टोटल जो आपका स्पीड आएगी वो 5/3 आएगी। तो दूरी बटे समय, यही आपका सूत्र लगता है। तो यहाँ होगा 4 3 12/5। अब यहाँ से निकाल लीजिए 5 दूनी 10, तो 2 घंटे तो सीधा दिख रहे हैं, ये बचा 2, 5 चौको 20, 5 चौको 20। अब 4 आया तो 4 को मिनट में कन्वर्ट करेंगे, अगर 10 बराबर 60 मिनट है तो 4 बराबर कितना होगा, तो 10 से 6 चला गया, 10 0 चला गया, 6 चौको 24, तो यहाँ पे आपका आएगा 24 मिनट। तो आपका आ जाएगा 2 घंटे 24 मिनट। यही आपका सही आंसर होगा, लेकिन आंसर इसको ऐड करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पे वो पूछ रहा है वाई से चलना शुरू करता है, उसी दिन 3 बजे PM बजे पहुँचता है, तो एक्स पर पहुँचता है, तो दोनों किस समय मिलेंगे। जब 9 बजे चलना शुरू करते हैं दोनों, तो 9 में 2 घंटे और 24 मिनट जोड़ेंगे। अब इसमें 9 बजे में 2 घंटे जोड़ दिए तो होगा 11 और 24 मिनट जोड़ देंगे, तो ये आपका आएगा 11:24 पे वो दोनों आपस में मिलेंगे। लेंदी क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको सीखने का प्रयास जरूर करें। एक बार में समझ में नहीं आता तो दोबारा वीडियो देख के आप ऐसे प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यही आपका सही आंसर होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पे देखिए गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन है, समुच्चय का। इसको बनाएंगे, कैसे बनता है। अब एक चीज़ देखिए, यहाँ 13 को अगर 78 में भाग देंगे तो कितना, 13 25 65 3 78, 6 बार जाएगा, और 6 का वर्ग होता है 36, वही यहाँ पे लिखा है। 7 को अगर हम 11 में डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, और 11 का वर्ग होता है 121। अब देखते हैं ऐसा कौन प्रश्न बनता है। 8 का डिवाइड करेंगे, 18 को डिवाइड में लाएंगे 56 के, तो 18 3 54 डिवाइड नहीं होगा, ये तो गलत है। हाँ, 9 63 में 9 का भाग देंगे, 9 7 63, और 7 का वर्ग होता है 49।
ये वाला सही है। ऐसे आगे भी चेक कर लेते हैं। 10 का भाग 72 में देंगे, जाएगा नहीं। 12 85 पे जाएगा नहीं। यही वाला आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये कथन है और ये निष्कर्ष, उसके आंसर आपको बताना है कौन किससे बड़ा है। ए बड़ा है ई से, तो ए बड़ा नहीं है ई से क्योंकि ए छोटा है बी से। जब बी बड़ा है सी, बी छोटा है सी से और सी बराबर या बड़ा है डी से, इसके बराबर ई है, तो ये गलत होगा। ई बड़ा है बी से। अब ई बड़ा इसके बराबर है और ये इससे बड़ा है, ये इससे बड़ा है। ई बड़ा है बी से, तो ये आपका सही है क्योंकि बी ई बड़ा है। क्योंकि अगर डी बराबर है इसके तो डी बड़ा है इससे, और सी से भी बड़ा है डी, बी से भी बड़ा है, तो ई बी इससे बड़ा होगा। अब यहाँ पे देखिए डी बड़ा है जी से। अब डी से जी बड़ा है, इसके बराबर ये है, तो ये इसके बराबर है। ये भी सही है, ठीक। क्योंकि यहाँ पे देखिए डी बड़ा है जी से, तो डी बराबर इसके, जब ये बड़ा है एफ से, ये एफ से बड़ा, एफ बड़ा है जी से, तो डी से बराबर होगा। आगे देखिए सी छोटा है, ई बड़ा है सी से, ई बराबर जब इसके तो इससे भी, ये भी सही है। अब एक चीज़ बताइए, ये गलत है और ये तीनों सही है, तो सबसे पहले एक चीज़ ध्यान देना कि प्रश्न को गौर से पढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पूछा है कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा सत्य नहीं है, तो ये आपका पहला आंसर सही होगा क्योंकि ये सत्य नहीं है, बाकी सभी सही हैं। फिर से गणितीय संक्रियाओं का क्वेश्चन है, आप देखेंगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए अगर 11 में 8 जोड़ देते हैं तो 19 होता है, और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे, 9 3 27, 2 3 एकम 3 2 5 57, ठीक। 12 में अगर 9 जोड़ेंगे 20 21, तो 21 इंटू 3, 21 3 63, ठीक। ऐसे ही इसमें देख लीजिए 15 7 22, 22 23 66 होता है, सही नहीं है। अब 12 10 22 21, 23 इंटू 3, 3 त्रिका 9, 3 दूनी 6, ये भी सही नहीं है। 12 8 20, 20 23 60, 10 6 16, 16 चौको 64, ये 4 बार में जा रहा है, जबकि यहाँ पे 21 3 63, ये लॉजिक लग नहीं रहा है, लगता है। 8 19 19 3 57, 9 2 38 29 57, ठीक है। 12 8 21, 21 3 63, 15 7 22, 22 23 66, ठीक है। 23 23 3 69, 54 गलत है। 12 8 20, 20 23 60, 60 45 है। 10 6 16, 16 3 48 होता है, ये लॉजिक नहीं लग रहा है। अगला देख लेते हैं। लॉजिक तो ये लग रहा है लेकिन ऑप्शन उसके अकॉर्डिंग नहीं है, कोई दूसरा मेथड लगेगा। तो अगला मेथड हम वर्ग करके देख लेते हैं इसका। इसका वर्ग अगर 121 है, इसका वर्ग 8 64 है, माइनस करेंगे, 11 में 4 गए तो 7 बचेगा, और 11 में 6 गए तो 5 बचेगा, ठीक है। ये मेथड लगना चाहिए इसे। 12 का वर्ग 144 होता है, 9 का वर्ग 81 होता है। यहाँ 3, 14 में 8 गए 6, 63 होगा, सही है। अब ऐसे देख लीजिए, और ऐसे प्रश्नों को आपको हल करने के लिए मैं एक चीज़ बता दूं को आपको वर्ग आने चाहिए। ऐसे प्रश्नों को आपको जल्दी अगर हल करना है तो आप 40 तक, कम से कम 40 तक आपको वर्ग याद होना चाहिए। जैसे 12 का 144 होता है, और 11 का 121, 4 में 3 2 23, यहाँ 54 है, ये नहीं होगा। ऐसे इसको देखिए, 15 15 225, 7 7 49, 15 में 9 गए 6, अब यहाँ पहले ही 5 है तो ये भी नहीं हो सकता। इसमें देखिए 12 8 का 144, 8 8 64, 0 14 में 6 8 80 आ रहा है, ये भी नहीं हो सकता है। इसका देखिए 10 दाम 100, 6 रंग 36, तो यहाँ आएगा 64,
हाँ 64, ये वाला लॉजिक लगेगा, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, कुछ व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर मुख करके पंक्ति में बैठे हैं। एम बाएं सिरे पर बैठा है, तो एम को हम बाएं सिरे पर बैठा लेते हैं। के एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, के जो है एम के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। जी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो जी को उसके दाईं ओर ठीक बगल में बैठा लेते हैं। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं। जी और डी के बीच में केवल 5 व्यक्ति बैठे हैं, यहाँ डी होगा, ठीक। डी दाएं सिरे से 6वें स्थान पर है, यहाँ क्रम पूछेगा तो मान लेते हैं कि डी जो है इस दाएं सिरे से 6वें स्थान पर डी है। जी डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, जी जो है डी के बाईं ओर किसी स्थान पर बैठा है, ठीक है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा तो पंक्ति में बैठे व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है। पंक्तियों में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है ये पूछा है। अगर डी का 6वां स्थान है तो यहाँ तक 6 हो गए, ये 7 8 9 10 11 12 13 14, तो टोटल में 14 पंक्ति में व्यक्ति हैं। कुल व्यक्तियों की संख्या 14 है, यही आपका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, ये कथन है, सभी कुर्सियां डेस्क हैं। मान लीजिए ये कुर्सी हैं, सभी कुर्सी जो है वो डेस्क हैं। अब सभी डेस्क चाक हैं, सभी चाक बोर्ड हैं। देखिए कुछ बोर्ड डेस्क हैं, कुछ बोर्ड डेस्क हैं, तो बोर्ड यहाँ है, डेस्क यहाँ है। कुछ की बात करें तो कुछ वाले में हमेशा सही होता है, अंदर से बाहर की ओर आते हैं तो सही होता है। कुछ चाक कुर्सियाँ हैं, कुछ की बात करेंगे तो यहाँ भी कुछ की बात कुछ चाक कुर्सियाँ हैं, सही है। कुछ बोर्ड कुर्सियाँ हैं, कुछ बोर्ड कुर्सियाँ हैं, बिल्कुल, क्योंकि इसके अंदर है तो सभी निष्कर्ष फॉलो करते हैं, यही आपका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मिनट वाली सुई द्वारा 48 मिनट में निर्मित कोण कितना होगा। तो ऐसे प्रश्न हमने आपको पिछली क्लासों में कराए हुए हैं, लेकिन आप नहीं अगर सीख पाएँ तो फिर से सीख लीजिएगा। अब देखिए जो मिनट की सुई है वो 1 घंटे में कितने अंश का कोण बनाती है। 60 मिनट में वो कितने डिग्री घूमती है, तो मिनट की सुई 60 मिनट में 360 अंश घूमती है, ठीक है। तो 1 मिनट में कितने घूमेगी, 1 मिनट में 6 डिग्री कोण बनाती है। और पूछा क्या गया 48 मिनट, तो 48 इंटू 6, 8 6 48, 6 चौको 24 और 4 28, 288 डिग्री का कोण बनाएगी, यही सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुख करके एक पंक्ति में बैठे हैं। पी जेड की बाईं ओर ठीक बगल में है, पी जो है जेड की बाईं ओर ठीक बगल में है। जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जी और डी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, ठीक है, मान लेते हैं एक कोई व्यक्ति है। जी जो है डी के बाईं ओर बैठा है, ठीक है। एच जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, एच जो है जी के बाईं ओर 5वें स्थान पर है, चौथा 5वें पे है। के डी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, डी के ठीक दाईं ओर बैठा है। पी जो है के दाईं ओर 3रे स्थान पर है, के दाईं ओर पी जो है 3रे स्थान पर है, 1 2 3। पी अगर यहाँ तो इसके दाईं ओर जेड होगा, ठीक। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है बैठा तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हैं, आप गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो टोटल में 13 व्यक्ति बैठे हैं, यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, ये सीरीज का प्रश्न है। अब यहाँ देखिए 8 से 9 हुआ, 1 का अंतर, 9 से इसमें 11 का अंतर से नहीं, आप देखिए यहाँ से ठीक दोगुना होता चला जा रहा है तो गुणा से ही आएगा। 8 का अगर 1 का गुणा कराएं और प्लस 1 करेंगे तो आपका आएगा 9। ऐसे इसमें 9 के 2 का गुणा कराते हैं, 9 दूनी 18 प्लस 2 तब 20 आता है।
बढ़ते हुए क्रम में गुणा कराएंगे और बढ़ते हुए क्रम में जोड़ते चले जाएंगे। बीतते हैं 60 3 63, ठीक। 4 4 3 12 प्लस 4 12 4 16 की 6। ऐसे ही इसमें देखिए इकाई अंक से देख लेते हैं इसको। 5 का गुणा प्लस 5, 5 छक्का 30 और 5 35। तो एक ऑप्शन है 5 का, ये बाकी किसी में 5 नहीं है, तो ये सभी आंसर गलत होंगे और ये वाला आपका सही आंसर होगा। चाहो तो इसको पूरा हल कर सकते हो। देखिए 5 छक्का 30, 5 5 25, 25 और 3 28, 5 दूनी 10, 2 12 और प्लस 5 कर देंगे ये वाले, तो आपका आएगा 1285। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा। कोई दो स्थान बदल देने हैं। चलिए पहला वाला हम बदल के देख लेते हैं पहले। ये 12, ये 6, ये 18, 16 और 15 बराबर 5 के। भाग, यहाँ भाग है तो यहाँ बताया गया है भाग को माइनस से, ठीक, भाग को माइनस से बदल लेते हैं। तो चलिए यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। आगे गुणा है, गुणा को भाग से बदल लेते हैं। नहीं किन्हीं दो चिन्हों का, भाग और माइनस का खेल है, तो यहाँ पे गुणा यहीं रहेगा, प्लस यहाँ रहेगा। अब जहाँ पे माइनस है वहाँ भाग हो जाएगा, ठीक है। पहला ये कंडीशन। अभी देखिए इसको हल करके, तो भाग अगर इसमें देंगे जाएगा नहीं, ये पहला ऑप्शन नहीं यूज होगा। अगला देख लेते हैं। अगला वाला देखेंगे, ये तो गलत है। प्लस के स्थान पर माइनस कर लेंगे, तो यहाँ भाग रख लेंगे। यहाँ तो गुणा होगा, प्लस के स्थान पे माइनस होगा, माइनस के स्थान पे प्लस होगा, ठीक है। 6 दूनी 12, 18 दूनी 36, 36 में 16 जाएंगे 20, 20 में 15 प्लस करेंगे तो आएगा 35। यहाँ 5 आ रहा है, ये भी नहीं लगेगा, गलत है, ठीक है। ये 12, यहाँ पे था 6। अब तीसरा वाला देख लेते हैं, प्लस और गुणा। तो ये भाग होगा, यहाँ प्लस आ जाएगा, गुणा था, और जो गुणा था जो प्लस था वहाँ गुणा हो जाएगा, और माइनस को ऐसे रखेंगे। तो 6 दूनी 12 होगा, 18 पंचे 90, छक्का 108, 18 एकम 18 और 10 128। ये भी नहीं बनेगा क्योंकि यहाँ 28 और 2 जोड़ देंगे तो 130 में 16 15 माइनस भी कर लेंगे तो भी 100 के ऊपर जा रहा है। ये वाला भी गलत होगा। अगला वाला देखेंगे, ये तो गलत है। अब यही एक बच रहा है, अगर ये तीनों गलत हैं तो यही फॉलो होगा। गुणा और भाग को बदलेंगे तो यहाँ गुणा हो जाएगा, और जो गुणा की जगह है वो भाग हो जाएगा, और यहाँ प्लस माइनस, ठीक है। अब ये डिवाइड में है तो 18 अगर यहाँ पे है तो यहाँ इसके डिवाइड में होगा ना, और ये प्लस है, ठीक है। इसको यहाँ नीचे रख लेते हैं। अब इसको सॉल्व करते हैं। 6 त्रिक 18 और 3 चौको 12, 4 आया, और 16 में अगर 15 चले गए तो बचेगा 1, 4 प्लस के और 1 प्लस का होगा 5। यही आपका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न देखिए, एक फूल की दुकान से बाहर निकलकर जया उत्तर की ओर 100 मीटर चलती है। मान लीजिए कि एक फूल की दुकान है, जया उत्तर की ओर 100 मीटर चली, फिर वह दाएं मुड़ती है और 45 मीटर चलती है। ये कोई 45 मीटर की दूरी उसने तय की, वह पुनः दाएं मुड़ती है और 175 मीटर चलती है। अगर 100 मीटर ये हो गई और 75 और चला देते हैं, ओह 175 हो गई। फिर वह बाएं मुड़ती है और 50 मीटर चलती है, बाएं मुड़ेगी 50 मीटर चलेगी। वह एक बार फिर बाएं मुड़ती है और 75 मीटर चलती है, फिर से बाएं मुड़ी और 75 मीटर चली, एक टी स्टॉल पर पहुंचती है। तो फूलों की दुकान और टी स्टॉल से कितनी दूर और किस दिशा में है। ये मान लीजिए टी स्टॉल है यहाँ पे,
टी स्टॉल और ये फूलों की दुकान है। अब देखिए, अगर 50 की दूरी ये है और 45 की दूरी ये है तो यहाँ पे भी 50 होगी। जब 50 और 45 ये मिल के हो जाएंगे 95। और रही बात 75 की, अगर ये 175 चला था यहाँ से तो ये भी 75 है, ये यहाँ से 100 हो गई। अगर ये 100 है तो यहाँ पे ये 100 हो गई और 75 ये 175 हो गई। 75 उसने वापस चली तो यही दूरी तो बच रही सीधी वाली, ठीक। 45 ये 50 ये 95 हो जाएगा। और टी स्टॉल से फूलों की दुकान पूछी है तो ये पश्चिम दिशा की ओर होगा, ना कि फूलों की दुकान टी स्टॉल पूछा है। ये चीज़ महत्वपूर्ण है, ये चीज़ समझने वाली है। आपका पहला आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वरुण अपने घर से शुरू करके उत्तर की ओर 60 मीटर चलता है। वरुण का ये घर है, उत्तर की ओर वह 60 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। फिर वह दाएं मुड़ेगा, 30 मीटर चलेगा। वह पुनः दाएं मुड़ता है और 90 मीटर चलता है। वह पुनः दाएं चलेगा और 90 मीटर चलेगा। अंत में वह एक और बार दाएं मुड़ता है और 30 मीटर चलता है। ये 30 मीटर चला। वरुण अब अपने घर से कितनी दूर और किस दिशा में है? वरुण यहाँ पे था, ठीक। अब वो दिशा तो ये हो गई आपकी दक्षिण। दूरी की बात करें, अगर ये 90 और ये 60 है तो ये इसमें माइनस करेंगे तो आएगा 30। तो वो 30 मीटर दक्षिण दिशा की ओर है अपने घर से। यही आपका सही आंसर होगा। चलिए, तो ये थी दोस्तों आज की क्लास। आप लोग बताएंगे कैसी लगी क्लास और थोड़ा मोटिवेट करते रहिए। हम आपके लिए हर रोज़ एक शिफ्ट का पेपर एनालिसिस कराते हैं। तो टारगेट है आपके 98 शिफ्ट लगभग हुई हैं, उनको सभी में एक दिन में एक करेंगे तो 98 डेज में आपकी कवर हो जाएंगी। और ऐसे ही आप लोग क्लास अगर करते रहेंगे तो आपको मैं समझता हूँ कि आपको आगे कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन फिर भी मेहनत तो करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, मिलेंगे अगले वीडियो में। और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। और जहाँ कुछ भी कमियां समझ में आती हैं तो वो हमको ज़रूर बताइएगा कि आपने ये कमी करी है, आप यहाँ पे सुधार करिए, जिससे मैं अपने क्लास को और बेहतर बना सकूँ। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।